आजकल वैसे पूरे देश में स्पुतनिक वी की चर्चा है। अब उस वैक्सीन की एफिकेसी का तो हमें पता नहीं, लेकिन सुपर वी की एफिकेसी हम पूरी तरह से बता सकते हैं, वो बहुत अच्छी चल रही है। पहले मैच में उन्होंने जीत दर्ज की, अब मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। और अब क्योंकि वैक्सीन की बात मैंने छेड़ ही दी है, तो आपको पता है ना, कोई भी असरदार वैक्सीन के लिए डबल डोज की ज़रूरत है। तो हमारे असरदार प्रोग्राम के लिए आज डबल डोज मौजूद है। दीपदास गुप्ता, इरफान पठान हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकइन्फो T20 टाइम आउट। तो चलिए 5 पॉइंट्स का हम रुख करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि क्या बैंगलोर को मैक्सवेल को नंबर 4 पर लगातार खिलाना चाहिए। पहले जल्दी से आपको आंकड़े दिखा दूं, और वो ये कि स्पिन के खिलाफ सर्वाधिक स्ट्राइक रेट आप देखिए आईपीएल इतिहास में, तो वो नंबर टॉप पर आते हैं। 163 का उनका स्ट्राइक रेट है। वीरेंद्र सहवाग से भी आगे क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, यूसुफ पठान। इरफान, आपके साथ मैं शुरुआत करता हूं। टूर्नामेंट से पहले तो माइक हैसन कह रहे थे कि हम इनको थोड़ा नीचे खिलाएंगे, फिनिशर का लोड देंगे, लेकिन अब पहले मैच में चल गए हैं नंबर 4 पे, तो लगता है वही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से इस टीम कॉम्बिनेशन की देखिए तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि एबी डिविलियर्स ऐसे प्लेयर है जो ऊपर भी खेल सकते हैं, बीच में भी खेल सकते हैं। अगर फिनिशर का रोल अगर कोई बेहतर तरीके से कंसिस्टेंटली अदा कर सकता है तो वो एबी डिविलियर्स है। तो उस लिहाज से आप मैक्सवेल को ऊपर खिलाइए और वहां पे आप उम्मीद करें कि बेबाक होके खेले जिस तरह से पहले मैच में खेले थे। तो परफेक्ट एकदम कॉम्बिनेशन है। मैं तो एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर को आप कंसिस्टेंटली ऊपर बल्लेबाजी कराएं। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर 4 या 5 पे कराएं। कहीं आपको लगे नंबर 3 पे कंसिस्टेंटली खिलाना है, जब देवदत्त पडिक्कल आ भी जाते हैं तो वहीं पे कराइए, क्योंकि इतने सालों से आरसीबी को देख रहे तो एक इंडियन बल्लेबाज की हमेशा कमी नजर आती है। तो अगर वॉशिंगटन सुंदर आपको 20-25 रन भी बना के देते कंसिस्टेंटली, तो बाकी बल्लेबाज बड़े खतरनाक है, एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल। तो कंसिस्टेंटली आपको बीच में एक पावर मिल जाएगा। मैक्सवेल, मुझे लगता है मैक्सवेल बीच वाले जो ओवर्स होते हैं, आप लगा लीजिए 8 से लेकर 14-15, आप चाहेंगे कि मैक्सवेल उस वक्त जो है आप बैटिंग पे हो या क्रीज पे हो। और साथ ही में एबीडी, जैसे बहुत अच्छी तरीके से इरफान ने बताया कि एबीडी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो प्रेशर ले सकते हैं, जो अलग अलग जगह पे खेल सकते हैं, अलग गियर्स पे खेल सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इरफान ने कही कि बेबाक होके खेलना। मैक्सवेल के ऊपर अब तक जहां पे भी खेले हैं थोड़ा सा ज्यादा दबाव रहता था, क्योंकि एक तो वो प्राइस टैग होता है, साथ में नाम होता है, बिग शो वगैरह। तो आप जैसे उनको डाल देंगे थोड़ा सा आगे और उनके पीछे एबीडी, तो कम से कम उनके ऊपर वो दबाव नहीं रहेगा कि मैं आखिरी बड़ा बैट्समैन हूं। तो वो, जैसे इरफान ने कहा, कि बेबाक होके खेल सकते हैं फिर। तो ये 2-3 चीजें जो हैं, जो मेरे समझ में ये बताती है कि आप उनको बीच के ओवर्स ही खेलने दें। और एबीडी तो खैर एबीडी हैं, वो कहीं पे भी खेल सकते हैं। और देखिए, जब एक और पॉइंट, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैक्सवेल जैसा प्लेयर बीच में खेलता है, और बीच में जब वो खेलेगा तो ऐसा नहीं खेलेगा कि थोड़ा टाइम लेके खेलेगा। बाकी बल्लेबाजों की तरह नहीं है, उनका बैट चलता रहता है। तो फिर अपोजिशन वाले क्या करते हैं कि उनके मेन बॉलर्स को लेके आते हैं, तो पूरा जो प्लानिंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो उस लिहाज से मैक्सवेल का वो 4 नंबर पे खेलना कंसिस्टेंटली बहुत जरूरी है आरसीबी के लिहाज से। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग, और इस पे आगे बात भी करूंगा। जैसे आप बता रहे हैं मैक्सवेल आता है तो क्या करना चाहिए। बहरहाल, हम क्योंकि बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, हैदराबाद के नजरिए से देखता हूं, क्या अब्दुल समाद को ऊपर आना चाहिए। इरफान, आपसे बेहतर कौन इसका जवाब देगा। बड़े टाइम से आपने उनको खेला है, जेएनके के लिए जब भी खेल रहे थे, तो आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले मैच में लोगों को लगा शायद 1-2 ऑर्डर ऊपर भेजते हैं तो जिता भी देते। देखिए, पिछले मैच में तो बिल्कुल भेजना चाहिए था। जब डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा था, मैं इस साल जम्मू कश्मीर के साथ नहीं था, लेकिन मैंने ट्वीट किया था जब मैं बार बार डोमेस्टिक क्रिकेट में अब्दुल समद को नीचे बल्लेबाजी करते हुआ देख रहा था। मैंने एक ट्वीट किया कि आप इन्हें ऊपर भेजिए। अगले मैच में उन्हें ऊपर भेजा गया और सीधा उन्होंने 50 से ज्यादा रन बना के मैच जिताया था। वो उस तरीके के प्लेयर है। देखिए, ये अब्दुल समद के बारे में लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वो नीचे बल्लेबाजी करते हैं, ऐसा नहीं है। हमने उन्हें ओपन भी करवाया है। मुश्ताक अली में ओपन करके 50 भी है। हालांकि वो कमजोर टीम के सामने आया था, लेकिन वो ओपन कर सकते हैं, बीच में खेल सकते हैं। उनमें वो क्षमता है। तो जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा सनराइज हैदराबाद के लिए कि आप उन्हें ओपन करा दीजिए या आप उन्हें 12-15 ओवर खेलने दीजिए। कम से कम 5-6 ओवर उनको बैटिंग करने दीजिए। मार सकते हैं पहली गेंद से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें 3 ही ओवर दीजिए। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इरफान से कि समद, जितना मैंने देखा, और पहली बार इरफान ने मुझे बताया था कि ये लड़का आ रहा है, बच्चा, देखना इसको। और सही मानों में एक बहुत ही अच्छे जो है विकल्प हैं, और एक बहुत अच्छी प्रतिभा है। और मुझे लगता है कि उनको ऊपर जरूर खिलाना चाहिए। वो सिर्फ वो हिटर नहीं है। अगर आप पिछले साल के आईपीएल में भी देखें तो एक आधा मैचेस ऐसे आए थे जहां पे उनको थोड़ा सा अलग किरदार निभाना था, वो भी उन्होंने बखूबी निभाया।
चलिए, हैदराबाद की टीम के बारे में ही चर्चा जारी रखते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या नबी के साथ जाएगा हैदराबाद? आंकड़े जल्दी से दिखाऊं कि हैदराबाद के स्पिनर जो हैं बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल में कैसा करते हैं। राशिद खान, मोहम्मद नबी दोनों के हमारे आंकड़े हैं। 2 ही पारियों में मोहम्मद नबी ने गेंदबाजी की है। औसत उनकी 9.25 की है, बहुत अच्छी है। इकोनॉमी तो और भी शानदार है, 5.84 की, और वो 4 विकेट भी चटका चुके हैं। तो बैंगलोर के खिलाफ नबी का रिकॉर्ड दीप यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, शायद पिछले मैच में हैदराबाद गए हो क्योंकि 3 लेफ्ट हैंडर थे टॉप 6 में कोलकाता के। यहाँ पर वैसा नहीं है, शायद एक देवदत्त पडिक्कल आपको मिले वहां, या अगर सुंदर खेलते भी हैं ऊपर है पता नहीं, तो क्या आप जाएंगे उनके साथ? देखिए, 2 चीजें, एक तो पिछले मैच में जेसन होल्डर भी क्वारंटीन में थे, तो वो उपलब्ध ही नहीं था, अवेलेबल ही नहीं थे सिलेक्शन के लिए। तो अब जब जेसन होल्डर आ गए तो आपके पास ये 2 विकल्प हैं, तो वो काफी हद तक डिपेंड करेगा। जैसे आपने कहा कि ऑपोजिशन में कौन है, ऑपोजिशन में आरसीबी में लेफ्ट हैंडर्स मिडिल ऑर्डर पे है नहीं, जो भी हैं तो ऊपर ही आएंगे, या एक वॉशिंगटन सुंदर अगर पीछे खेलते हैं। तो वो एक चीज थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जाता है, उनके विरुद्ध जाता है। दूसरा चीज ये भी है कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो कैसे हैं, क्योंकि चेन्नई का जो पिच है, जिस तरीके से संदीप ने, हालांकि संदीप का पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, तो वो आप सोच सकते हैं कि संदीप के जगह आपको कोई तीसरा फास्ट बॉलर चाहिए तो वहां पे आप जेसन होल्डर डाल सकते हैं और स्पिनर, एक और इंडियन स्पिनर खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो विकल्प भी हैं। तो वो 2-3 चीजें हैं, सिर्फ ये स्ट्रेट स्वॉप नहीं होगा कि नबी खेलेंगे या जेसन होल्डर। 2-3 चीजें जो हैं उसके आसपास ये डिसीजन जो है ये उसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो मेरे पास ये 2 विकल्प हैं, पिच, हालात, कौन से इंडियन प्लेयर्स आपको चाहिए, आपको फास्ट बॉलर्स इंडियन चाहिए, स्पिनर इंडियन चाहिए, तो वो 2-3 चीजों के ऊपर आप जरूर सोचेंगे बिफोर डिसाइडिंग। बैंगलोर के लिए बहुत क्रूशियल होंगे युजवेंद्र चहल। क्या उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है? पिछले 3 T20 आए, अगर आप सीरीज देखें, उनके आंकड़े हम दिखा रहे हैं तो उतने अच्छे नहीं रहे जैसा लोगों को उनसे उम्मीद रहती थी। क्या दीप, आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी है इस वक्त? थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि जैसा आपने कहा, जो पिछला 1-1.5 साल रहा है, या लॉकडाउन के बाद जब क्रिकेट शुरू हुआ है तब से उस लय में दिखे नहीं है। और जैसा आपने कहा कि कॉन्फिडेंस ही हो सकता है, सबसे बड़ा उसका मसला कॉन्फिडेंस का ही होगा। लेकिन देखिए, कमाल के गेंदबाज हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। वो ऐसे गेंदबाज है जो सबसे मुश्किल ओवर डालते हैं। जब भी जरूरत होती है विराट को, तो वो चेल की तरफ रुख करते हैं, चाहे वो पावर प्ले में हो या डेथ में भी 17वां ओवर करवाना हो तो वो डालते हैं। तो मुश्किल ओवर्स डालते हैं, लेकिन ठीक है, हालांकि माना मैंने पिछला मैच अच्छा नहीं, या पिछला 1 साल उतना खास गया नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे गेंदबाज है जो मैच विनर है, एंड यू वुड बैक योर मैच विनर। आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि क्या बैंगलोर को सुंदर का इस्तेमाल पावर प्ले में करना चाहिए? इरफान, आपके पास आऊंगा, मैं उनके पहले आंकड़े दिखा रहा हूं। पिछले सीजन पावर प्ले में उन्होंने काफी गेंदबाजी करी, 21 ओवर उन्होंने डाले, 4 विकेट लिए, और इकोनॉमी पावर प्ले में 6 की सिर्फ एक स्पिनर के तरफ से आती है। आपको क्या लगता है, पिछले मैच में तो हमने देखा सिर्फ 1 ही ओवर दिया है उनको, ये बदलने की जरूरत है? बैटिंग में आप उनको ऊपर देखना चाहते हैं, बॉलिंग में भी? अब बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पिछले मैच में जब लेट आए थे इतना और पहली ओवर में विकेट भी छटकाई थी, तो मैंने ट्वीट भी किया था, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन पावर प्ले में रेगुलरली देखना चाहूंगा उन्हें गेंदबाजी करते हुए। देखिए, ऑफ स्पिनर कभी भी होता है ना, तो हम यही सोचते हैं कि या लेफ्ट हैंडर के सामने ही गेंदबाजी करे, लेकिन ये ऐसा गेंदबाज है जिसके पास बहुत बढ़िया तरीके से लाइन और लेंथ का नियंत्रण है, और सामने, और अगर लेफ्ट हैंडर की बात है तो वार्नर भी आपके सामने, तो इससे ज्यादा बेहतर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा पावर प्ले में गेंदबाजी कराने के लिए। तो चेन्नई की उस पिच पे सामने लेफ्ट हैंडर मैं जरूर देखना चाहूंगा, पावर प्ले में गेंदबाजी करे वॉशिंगटन सुंदर। मेरा ये मानना है कि अगर आप पिछले 6-8 महीने या उसके पहले जाएंगे तो वो थोड़े से वन डिमेंशनल थे, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो ज्यादा कंप्लीट बॉलर दिखते हैं। पहले था कि नहीं, इनसे तो भैया पहले 6 में 2 करा लो और उसके बाद एक आधा डलवाना हो तो डलवा लो बीच में। लेकिन अभी जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वेरिएशन जो है पेस में खासकर जो वेरी कर रहे हैं, तो और ज्यादा कंप्लीट बॉलर दिख रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आप उनसे बीच में नहीं करा सकते या सिर्फ बीच में ही करा सकते हैं, तो अभी कंप्लीट दिख रहे हैं। और जैसे इरफान ने कहा, इस मैच में तो खासकर क्योंकि वार्नर है और वार्नर फंसते हैं ऑफ स्पिनर पे, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस मैच में तो वो दिखेंगे, शायद पहला ही ओवर डालें वो, अगर वार्नर स्ट्राइक पे हो। बहुत बहुत शुक्रिया दीप और इरफान हमारे साथ बात करने के लिए। तो हम नजर डाल रहे थे मुकाबले नंबर 6 पर, जो खेला जाएगा हैदराबाद और बैंगलोर के बीच।